उसी का मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है, जीवन उसी का अस्त व्यस्त है जो दूसरों के दुखों में त्रस्त है। अर्थात मित्रों, जो दूसरों के दुखों को देख के त्रस्त है उस व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि वो अपने बारे में कुछ नहीं सोच सकता है। और इसीलिए हम आपको पढ़ाने आ चुके हैं क्या, मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में हमारा टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का निर्मल क्लासेज करौली और एमआरएम क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, मैं आरएम सोगन आप सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के परिचय के ऊपर। वैसे तो पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर बात की थी, लेकिन कुछ एक विद्यार्थी नहीं देख पाए होंगे। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनको पहले क्या वो वाला वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करेंगे आज शिक्षा मनोविज्ञान पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ लिया था कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कौन से काल में हुई। मनोविज्ञान के बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि इसका अतीत बहुत लंबा है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो बहुत ही छोटा है। तो देखो, आज हम बात करेंगे, कल हम लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, तो शिक्षा के बारे में आज पढ़ेंगे। और उसके बाद में शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की संयुक्त चर्चा करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में क्या पढ़ने को मिलता है। सबसे पहले हम मनोविज्ञान में थोड़ा सा बचा था मनोविज्ञान की शाखाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों, हमारी जो जीके की कक्षा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। वो इस चैनल पे नहीं पढ़ाएगी, वो दूसरे चैनल पे पढ़ाई गई है। वहां से आप जाके लिंक पे क्लिक करके आसानी से देख सकते हो। विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छे अंदाज में हम राजस्थान की कला संस्कृति वहां पे पढ़ रहे हैं। अब हमारे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, मनोविज्ञान की यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है ये, शाखाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है और नोट्स यदि आपके पास में नहीं है तो आपको बना लेने हैं यहीं से। देखो, मनोविज्ञान की जो पहली शाखा है वो क्या है, सामान्य मनोविज्ञान। कौन सी, सामान्य मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, उसकी दूसरी शाखा है किशोर मनोविज्ञान। देखो, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान में क्या करते हैं हम, व्यक्ति या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कल हमने ये चीज पढ़ी थी कि मनोविज्ञान में जो होता है व्यवहार का अध्ययन होता है, और ये जो व्यवहार का अध्ययन है वो व्यक्ति की विभिन्न अवस्थाओं में भी होता है और विभिन्न प्रकार के होता है। इसीलिए इसको हमने कहा किशोर अवस्था में जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन किसमें किया जाएगा, किशोर मनोविज्ञान में किया जाएगा। यदि बात करें असामान्य विज्ञान और तुलनात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, देखो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं बार सुना होगा कि फलाने वैज्ञानिक ने जो है उस चूहे पे प्रयोग किया, कुत्ते पे प्रयोग किया। इस तरीके से जो वैज्ञानिक है वो क्या करते हैं, समय समय पे प्रयोग करते रहते हैं। अब बात करें ये प्रयोग क्यों करते हैं, तो देखो विद्यार्थियों, हमने अभी बात की कि व्यवहार का विज्ञान है, इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यदि आप चूहे को एक बक्से में बंद कर दोगे तो वहां पे फिर उस पे हम प्रयोग करके देखेंगे जो चूहे का व्यवहार है वो किस प्रकार का व्यवहार है। यदि आप कुत्ते की पूंछ को सीधा करने का प्रयास करते हो तो आप लोगों को बाद में उसको बांध के रख दो, आप लोग अपने आप प्रयोग करके देख लेना, उसके व्यवहार का पता चल जाएगा। आपको काट ले तो वो भी अपना उसका व्यवहार है, आप लोगों को दूर रहना है, ऐसे प्रयोग करके नहीं देखना है। देखो, फिर आता है समाज मनोविज्ञान, जिसमें समाज के लोग जो हैं समाज के व्यवहार के बारे में हम बात करते हैं। एक आता है औद्योगिक मनोविज्ञान जो उद्योगों से संबंधित होता है, और एक होता है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। देखो, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की यदि हम बात करें तो ये रीट पात्रता परीक्षा और मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर क्या है, इसमें क्या करते हैं हम, बाल मनोविज्ञान या फिर बाल विकास में क्या करते हैं, इसमें जो बच्चे होते हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि बच्चों का व्यवहार कैसा है। अब देखो, और
परा मनोविज्ञान, उलझी हुई गुत्थियों पर इसमें चर्चा की जाती है। एक आता है प्रौढ़ मनोविज्ञान, एक आता है विकासात्मक मनोविज्ञान, एक शिक्षा मनोविज्ञान जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें से मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, फिर शिक्षा को पढ़ेंगे, फिर दोनों को संयुक्त हम पढ़ने वाले हैं। फिर देखो आता है निदानात्मक, उपचारात्मक या समस्यात्मक बालकों का अध्ययन। आप लोगों ने बीएड या बीएसटीसी की होगी और उस समय आपको जो है प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था। वहाँ पे एक पुस्तक होती थी केस स्टडी नाम की, एक डायरी बननी होती थी, उसमें आप लोगों को यही मनोविज्ञान सिखाया जाता था। बात करें पशु मनोविज्ञान, जो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन होता है, व्यवहारिक मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, इस तरीके से ये सारे क्या हैं, ये मनोविज्ञान के क्या है भाई, शाखाएं हैं। अब हम लोग किसके ऊपर बात करेंगे? अब हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर। किसके ऊपर भाई? शिक्षा के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखो ये जो शिक्षा है, क्या ये जो शिक्षा है, इसमें इसके साथ में क्या मिल जाए? मनोविज्ञान। क्या मिल जाए? मनोविज्ञान। तो क्या हो जाएगा? शिक्षा मनोविज्ञान बन जाता है हमारा एक टॉपिक। लेकिन मनोविज्ञान को हम पढ़ चुके हैं, इसलिए अब किस पर बात करेंगे? अब शिक्षा के ऊपर बात करेंगे। और ये जो शिक्षा है, यदि इसकी बात करें तो शिक्षा कौन सी भाषा का शब्द है? आपसे प्रश्न पूछा जाए शिक्षा कौन सी भाषा का शब्द है, तो शिक्षा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई? संस्कृत भाषा का शब्द है। और ये कौन सी धातु से बना है? तो संस्कृत की शिक्ष धातु से मिलकर बना है। कौन सी धातु से? शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है। और ये जो शिक्षा है, इसमें शिक्ष धातु, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सीखना। क्या मतलब होता है भाई? सीखना। क्या मतलब होता है? सीखना या फिर सिखाना। इसका मतलब क्या होता है? सीखना या फिर सिखाना। अब विद्यार्थियों, जो शिक्षा होता है उसमें या तो विद्यार्थी को शिक्षक सिखाता है या विद्यार्थी शिक्षक से सीखता है। ये दो ही चीजें होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यदि बात करें यहीं पे हम शिक्षा की परिभाषा की, फिर थोड़ी सी शिक्षा के अंग्रेजी शब्दों पे भी हम बात करने वाले हैं। देखो शिक्षा की बहुत अच्छी परिभाषा दी है किसी ने। शिक्षा का मतलब होता है व्यवहार का शुद्धिकरण। क्या? व्यवहार का शुद्धिकरण। अब देखो भाई, ये जो व्यवहार का शुद्धिकरण है, ये क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने जब भी देखा होगा तो हमारे घर में कभी हवन कराते हैं, तो हवन कराने का उद्देश्य क्या होता है? कि घर में जो कोई आत्माएं हैं या कुछ भी हो, बुरा साया हो, उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, हमारे ऊपर सदैव भगवान की कृपा बनी रहे। और उसके बाद में हम घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव करते हैं। और वो छिड़काव क्यों करते हैं? ताकि घर का जो है शुद्धिकरण हो सके। उसी तरह व्यक्तियों का शुद्धिकरण करने के लिए, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसका शुद्धिकरण करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसलिए शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यवहार का शुद्धिकरण। अर्थात शिक्षा के माध्यम से हम व्यक्ति के व्यवहार का शुद्धिकरण कर सकते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, एक अनपढ़ आदमी के साथ में आप जाके बात करना, वो आपसे एक अलग अंदाज में बात करेगा। और आप एक पढ़े लिखे आदमी के पास जाओगे तो वो आपसे एक अलग अंदाज में बात करेगा। उन दोनों के बात करने का तरीका अलग अलग होगा। अनपढ़ आदमी आपके साथ में गुस्से वाले व्यवहार प्रकट करेगा और जो पढ़ा लिखा आदमी है वो प्रेम पूर्ण बात करेगा। कहीं जगह उल्टा भी देखने को मिल जाता है। वो सभ्यता का फर्क होता है, उसमें आपकी जो है अनौपचारिक शिक्षा का फर्क पड़ता है। वहाँ पे आपकी औपचारिक शिक्षा नहीं, अनौपचारिक शिक्षा अभी आगे पढ़ेंगे, उसका फर्क आपके ऊपर पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शिक्षा की जो परिभाषा है वो क्या होती है? शिक्षा जो है उसको हम व्यवहार का शुद्धिकरण करना कहते हैं। अब देखो हम बात कर लेते हैं यहाँ से थोड़ी किसके ऊपर? शिक्षा के अंग्रेजी के बारे में। शिक्षा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? एजुकेशन। क्या? एजुकेशन, CATION। और ये जो एजुकेशन शब्द है,
ये शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? तो विद्यार्थियों ये जो एजुकेशन है ये यूनानी, कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी कह दो चाहे आप, या आपको ऑप्शन में ग्रीक मिले तो ग्रीक कर देना, या फिर आप लोगों को ऑप्शन में लैटिन मिले तो लैटिन कर देना, क्योंकि तीनों एक ही है। आप लोगों को साइकोलॉजी में अंग्रेजी का कोई भी शब्द मिले आपको आंख बंद करके उसको क्या कर देना है? यूनानी, लैटिन, ग्रीक, इनमें से जो भी ऑप्शन वो कर देना है, क्योंकि सारे शब्द कौन सी भाषा के शब्द हैं? यूनानी भाषा के शब्द हैं। बात करें इस एजुकेशन को हम शिक्षा कहते हैं। ये जो एजुकेशन शब्द है ये एडुकेटम शब्द से बना है। किससे बना है? एडुकेटम शब्द से बना है। EDUCATOM, एडुकेटम, एडुकेटम शब्द से ये जो है मिलके बना हुआ है। अब देखो विद्यार्थियों, ये जो एडुकेटम होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बोलते हैं टीटी। इसको क्या बोलते हैं हम? टीटी। टीटी का मतलब यहाँ पे हुआ टीचर ट्रेनिंग। क्या होता है भाई? टीचर ट्रेनिंग। इसको आप हिंदी में बोल दो प्रशिक्षण। आप लोग जब जाते हो कहाँ पे? बीएड या बीएसटीसी का जो प्रशिक्षण लेने जाते हो, टीचर ट्रेनिंग, वो वाला जो प्रशिक्षण होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडुकेटम बोलते हैं। इसमें शिक्षक को यह सिखाया जाता है कि वो बच्चे के अंदर क्या है और बच्चे के अंदर जो ज्ञान है उसको बाहर निकाल सके, उसको सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके और बच्चे को नया एक ज्ञान उसे दे सके, कोई अच्छी चीज उसको सिखा सके। और ये जो एडुकेटम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस डूकस, ई प्लस डेकस, ई प्लस डेकस बोल दो या डेकुस बोल दो, डेकोस। ये दो, कहीं जगह पे आपको डेकोस देखने को मिलेगा, कहीं जगहों पे आपको डेकस मिलेगा। तो विद्यार्थियों इसमें जो ई होता है, ई का मतलब क्या होता है? अंदर। ई का मतलब क्या होता है? अंदर। और डेकोस का मतलब क्या होता है? डेकस का मतलब क्या होता है? डेकस का मतलब होता है बाहर। क्या मतलब होता है? बाहर। अभी मैंने क्या बताया? एडुकेटम में क्या किया जाता है? शिक्षक को यह सिखाया जाता है कि हम बच्चे के अंदर जो है वो क्या विशेषता है उसको बाहर ला सके और बाहर से उसको कोई अच्छा गुण दे सके, उसको एक अच्छी शिक्षा दे सके, उसको क्या बोलते हैं हम? एडुकेटम बोलते हैं। अब आगे बात करें तो ये ई प्लस डेकस जो शब्द है ये एडुकेयर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? एडुकेयर से जो है बना हुआ है। और ये जो एजुकेयर होता है इसका मतलब होता है पालन पोषण। क्या मतलब होता है? पालन या फिर पोषण। क्या मतलब होता है भाई इसका? पालन या फिर पोषण। आप लोग जब भी कभी शिक्षा की बात करते हो तो शिक्षक क्या करता है? विद्यार्थी के जीवन का पालन पोषण करने का कार्य करता है। बच्चे का जो जीवन है उसको सार्थक बनाने का कार्य एक शिक्षक करता है। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि ये एडुकेयर से नहीं, ये एडुसर नाम के शब्द से बना है। एडुसर क्या होता है? एडुसर। एडुसर ये देखो इसमें क्या है? ए लगा हुआ है, इसमें क्या है? ई लगा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। इस एडुसर का मतलब होता है अंदर बाहर। क्या मतलब होता है? अंदर या फिर बाहर। अब देखो विद्यार्थियों, आप लोग अपने आप डिसाइड कर लेना कि कौन से बना है। वैज्ञानिक दोनों से ही मानते हैं ये अंदर बाहर वाला ज्यादा इसके ऊपर क्या करता है? एडुसर ये ज्यादा प्रभाव डालता है कि हाँ इस तरीके से बना होगा। तो विद्यार्थियों हम लोगों ने अंग्रेजी पहचानों के बारे में भी इसका पढ़ लिया है। अब यदि हम बात करते हैं इसमें तो थोड़ी सी एजुकेशन जो है शिक्षा के अर्थ के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा जो होती है उसका अर्थ क्या क्या रखा गया है? देखो शिक्षा के दो तरीके के अर्थ होते हैं, क्योंकि शिक्षा दो तरीके की होती है। एक तो होती है संकुचित शिक्षा। कौन सी शिक्षा? एक होती है संकुचित और एक कौन सी होती है? एक व्यापक शिक्षा। एक होती है व्यापक शिक्षा। इनके दो ही अर्थ निकलते हैं, एक तो संकुचित अर्थ होता है और एक व्यापक जो है अर्थ होता है। अब देखो हम बात करें संकुचित शिक्षा, वो शिक्षा होती है जिसमें समय, क्षेत्र और जो है विषय भी जो है हमारा फिक्स होता है। इस संकुचित शिक्षा में हमें केवल एक सीमित शिक्षा ही दी जाती है, हम ज्यादा शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और वो जो संकुचित शिक्षा है उस शिक्षा को आप समझ गए होंगे, ये होती है विद्यालय की शिक्षा। ये कहाँ पे? विद्यालय में ही काम आती है। ज्यादातर विद्यालय में ही विद्यार्थी के
काम आती है। जबकि व्यापक शिक्षा का नाम से ही हम जानते हैं कि ये कौन सी प्रसारित शिक्षा है। कौन सी प्रसारित शिक्षा है, इसमें आप लोग कितनी भी शिक्षा दे सकते हो। कौन सी शिक्षा है, प्रसारित शिक्षा। और इस व्यापक शिक्षा के अंदर व्यक्ति अन्य शिक्षा ग्रहण करता है, व्यवहारिक शिक्षा ग्रहण करता है। कौन सी, व्यवहार वाली जो शिक्षा होती है उस व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति ग्रहण करता है। किसमें, व्यापक शिक्षा में। अब आप व्यापक शिक्षा के माध्यम से ऐसे देख सकते हो कि बच्चा जो है अपने दादाजी से कुछ सीख रहा है तो वो किसमें, व्यापक शिक्षा में। वो उसके व्यवहार को इफेक्ट करेगा, उसके व्यवहार को समझाने का कार्य करेगा। बात करें, बच्चा किसी के साथ में गेम खेल रहा है, उस गेम में से भी कुछ ना कुछ सीखेगा। हम किसी काम करने वाले को देखते हैं, उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम मम्मी को खाना बनाते हुए देखते हैं, उससे भी कुछ सीखते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम व्यापक शिक्षा बोलते हैं। अब शिक्षा के प्रकारों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखो विद्यार्थियों, शिक्षा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। शिक्षा के यदि प्रकारों की बात करें तो शिक्षा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक जो होती है उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। कौन सी, औपचारिक शिक्षा। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है विद्यार्थियों अनौपचारिक शिक्षा। कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा। और ये जो अनौपचारिक शिक्षा है ये विद्यार्थियों अलग होती है औपचारिक शिक्षा से। एक होती है हमारी निरौपचारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा। आप देखो ये तीनों अलग अलग है, लेकिन तीनों में हम आसानी से इनको समझ जाएंगे। जो औपचारिक शिक्षा होती है विद्यार्थियों, इसमें क्या होता है, व्यक्ति का जो समय होता है, क्या समय जो होता है वो निश्चित होता है। और जो व्यक्ति का क्या, समय के अलावा जो विषय होता है, क्या विषय, वो विषय भी व्यक्ति का निश्चित होता है। इसके अलावा जो क्षेत्र होता है, क्या जो शिक्षा ग्रहण करने का क्षेत्र होता है वो भी निश्चित होता है। अर्थात इसमें समय, विषय और क्षेत्र तीनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसमें जिस समय पे आप आज शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, कल भी आपको उसी समय पे शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। ये आवश्यक है, ये निश्चित है। उस जिस विषय को आप कल पढ़ रहे थे, आपका सिलेबस निश्चित होता है, इसमें आपको वही कल पढ़ना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, क्षेत्र भी निश्चित होता है। अर्थात आप जहाँ पे आज पढ़ रहे हो, कल भी आप वहीं पढ़ोगे, परसों भी आप वहीं पढ़ोगे, साल 2 साल तक यदि वहाँ पे पढ़ने है, आपका कोर्स है, आपका विषय इतना बड़ा है, तो आपको वहीं पे पढ़ना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा कौन सी शिक्षा होती है, आप सभी समझ गए होंगे। ऐसी जो शिक्षा होती है उसको हम बोलते हैं विद्यालय की शिक्षा। कौन सी शिक्षा बोलते हैं भाई, विद्यालय के अंदर जो पढ़ाई जाती है वो कौन सी होती है, इसी प्रकार की औपचारिक शिक्षा होती है। उनका समय भी निश्चित होता है, 8 बजे जाना है, विषय भी उनके निश्चित होते हैं और क्षेत्र भी उनके निश्चित होते हैं। अब देखो हम बात करते हैं किसके ऊपर विद्यार्थियों, अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा पे। तो देखो ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है, इसमें ना तो समय निश्चित होता है व्यक्ति का, कोई समय निश्चित नहीं होता है, ना ही इसके अंदर क्षेत्र निश्चित होता है, क्या कोई क्षेत्र इसमें निश्चित नहीं होता है। बात करें इसके अंदर समय और क्षेत्र के अलावा, तो इसमें कोई विषय भी व्यक्ति का निश्चित नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति कहीं और से ही शिक्षा ग्रहण करेगा। इसमें ना तो व्यक्ति किसी भी समय शिक्षा ग्रहण कर सकता है, व्यक्ति जो है इसके अंदर किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, व्यक्ति इसमें कोई से भी विषय की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई से भी टॉपिक पे शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पे, ये जो समय एवं क्षेत्र और विषय है, इन विषयों के अलावा एक होती है निरौपचारिक शिक्षा। पहले आपको बता दूं, ये जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ये होती है व्यवहारिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। ये आपको जो दादाजी वगैरह से मिलती है उसको क्या बोलते हैं हम, व्यवहारिक शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं भाई, आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें हम लोग किसके ऊपर, निरौपचारिक शिक्षा पे। तो ये जो निरौपचारिक शिक्षा होती है इसमें व्यक्ति का समय निश्चित नहीं होता है, क्या समय निश्चित नहीं होता है। इसमें व्यक्ति का क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, क्या भाई क्षेत्र निश्चित नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति के विषय निश्चित होते हैं। क्या व्यक्ति के कौन कौन से विषय हैं वो निश्चित होता है। अर्थात व्यक्ति का सिलेबस जो होता है वो निश्चित होता है।
अब आप लोग समझ गए होंगे जो शिक्षा है वो 3 प्रकार की होती है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, समय निश्चित होता है, विषय निश्चित होता है और क्षेत्र निश्चित होता है। इसमें विद्यालय शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो समय निश्चित होता है, ना क्षेत्र निश्चित होता है, ना ही इसका कोई विषय निश्चित होता है। इसलिए ये जो शिक्षा है ये व्यवहारिक शिक्षा कहलाती है। और हमारी जो निरौपचारिक शिक्षा है इसमें व्यक्ति के लिए समय निश्चित नहीं होता, क्षेत्र निश्चित नहीं होता और केवल विषय निश्चित होता है। ऐसी शिक्षा आप बताओ मुझे भी, ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसमें हमें ना तो समय निश्चित होता है ना क्षेत्र, लेकिन विषय उसके निश्चित होते हैं। अरे भाई आप लोग जो पढ़ रहे हो वही शिक्षा, आप लोगों की जो एग्जामों की जो शिक्षा होती है, जैसे आप किसी परीक्षा की, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हमारा सिलेबस निश्चित है। आप कहीं पे भी बैठ के क्लास ले सकते हो, आप किताबों से भी पढ़ सकते हो, आप किसी भी जगह पे पढ़ सकते हो, कोई से भी टाइम पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने किस पे बात की है, शिक्षा के किन के ऊपर बात कर ली हमने, शिक्षा के जो 3 प्रकार हैं उनके ऊपर बात कर ली है। अब हम बात करेंगे विद्यार्थियों शिक्षा के किन पे, शिक्षा की परिभाषाओं पर। किस पे बात करेंगे, शिक्षा की परिभाषाओं पे। तो देखो ये शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं, अब इन पे बात करते हैं। शिक्षा की परिभाषाओं को थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं ताकि सबके समझ में आए। भाई शिक्षा की जो परिभाषाएं हैं इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, 1 सेकंड अभी हो जाएगी। अब देखो भाई शिक्षा की जो परिभाषाओं हैं इनमें सबसे पहले दी है लोक महोदय ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में लोक महोदय ने क्या कहा है, लोक ने ठीक लिखा है कि पौधों का विकास कृषि द्वारा, मनुष्य के विकास शिक्षा द्वारा होता है। जो लोक महोदय है, लोक नाम के हमारे एक बहुत ही महान मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षा होती है, ये जो शिक्षा होती है, जिस प्रकार पौधों के अंदर जो है, पौधों में क्या कृषि का विकास जो है, पौधों का विकास कृषि से होता है, अर्थात सिंचाई, कृषि के अंदर सभी चीजें सम्मिलित होती है। उसी तरह मानव का विकास किससे होता है भाई, मानव का विकास शिक्षा द्वारा होता है। बात करें अमेरिका के शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी, किन्होंने, जॉन डीवी ने क्या लिखा है भाई, ये याद रख लेना, क्या नाम है इनका, जॉन डीवी। और जॉन डीवी ने क्या लिखा है, जॉन डीवी ने लिखा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा क्या बनाता है भाई, व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित बनाने का कार्य करती है शिक्षा। और उसका व्यवहार किससे बदलेगा, व्यवहार का शुद्धिकरण किससे होगा, शिक्षा से होगा। तो व्यक्ति की जो क्या बोलते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को शुद्धिकरण क्या करेगी, शिक्षा। जिस प्रकार व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तभी उसका शारीरिक विकास होता है, उसी प्रकार जॉन डीवी ने लिखा है कि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके समाज का जो है विकास होगा। समाज का विकास के बारे में जॉन डीवी ने बता दिया। अब बात करें प्रोफेसर डम्बिल के शब्दों में, क्या प्रोफेसर डम्बिल ने शिक्षा के बारे में क्या कहा, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत वह समस्त प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति पर उसके उत्पन्न होने के मृत्यु तक की यात्रा के बीच प्रभाव डालते हैं। जॉन हमारे जो है डम्बिल जी ने क्या कहा, डम्बिल जी ने कहा कि शिक्षा जो होती है व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी प्रभावों के ऊपर प्रभाव जो डालती है उसे क्या बोलते हैं, शिक्षा। अर्थात व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक जितनी भी क्रियाएं होती है उन पे यदि कोई चीज सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है तो वो क्या होती है, शिक्षा। और ये किन्होंने कही थी, ये बात कही थी डम्बिल महोदय ने। किन्होंने कही थी भाई, डम्बिल जो है उन्होंने ये बात कही थी कि शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है। बात करें प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री मैकेंजी ने क्या कहा, मैकेंजी की परिभाषा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद करनी है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा का व्यापक अर्थ प्रस्तुत करते हुए लिखा, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव को भंडार में वृद्धि होती है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा होती है व्यक्ति के जीवन भर चलती है
और व्यक्ति के अनुभवों के अंदर वृद्धि करती जाती है। शिक्षा व्यक्ति के जितने अनुभव होते हैं उनमें वृद्धि करती जाती है। अनुभव आपको शिक्षा ग्रहण करने से ही मिलेंगे। शिक्षा ग्रहण करने से आपका व्यवहार शुद्ध होगा और व्यवहार शुद्ध होगा तो आप कार्य ज़्यादा करेंगे, उससे आपको अनुभव मिलेंगे। बात करते हैं इसी प्रकार शिक्षा के व्यापक अर्थ में परिभाषित करते हुए टी रमोंट ने क्या लिखा? इन्होंने कहा कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक चलता है तथा जिनमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। अर्थात इन्होंने क्या कहा कि व्यक्ति जो है भौतिक, सामाजिक अनुरूप के अंदर ढालना किसके द्वारा प्रारंभ करता है? स्वयं को। शिक्षा के द्वारा वह स्वयं को समाज के अनुरूप, समाज के वातावरण में डालता है। देखो, बात करें पाठक और त्यागी शिक्षा के वास्तविक अर्थ को इस प्रकार लिखा है इन्होंने, पाठक जी ये हमारे हिंदुस्तानी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास के अंदर योग देती है। अर्थात इन्होंने कहा कि व्यक्ति के विकास में शिक्षा का सबसे ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और चीजों पे कि इनके ऊपर, इनके अलावा हमारी एक परिभाषा और है शिक्षा की, वो किन्होंने? ये हमारे इंडियन मनोवैज्ञानिक है भाई। कौन है? इंडिया से है, सॉरी ये IM हो गया इनकी जगह, क्या इंडिया से ये हमारे मनोवैज्ञानिक बिलोंग करते हैं। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि डॉक्टर विनोद उपाध्याय एवं सचिनानंद तिवारी के अनुसार इन परिभाषाओं के अध्ययन के बाद शिक्षा के वास्तविक अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी सामाजिक और गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के अंतर्निहित व जन्मजात गुणों का विकास व्यक्ति को पूर्णतः प्रदान करती है और सामाजिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में योग्य बनाती है। इनका कहना क्या था कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, क्या व्यक्ति जब जन्म लेता है तब से उसके अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों को वातावरण में डालने के अनुसार, समाज के वातावरण में डालने के योग्य कौन बनाती है? वो बनाती है शिक्षा। वातावरण के योग्य क्या बनाती है? शिक्षा बनाती है। और व्यक्ति को जो है विकास करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये बात कही गई थी डॉक्टर विनोद उपाध्याय एवं सचिनानंद तिवारी जी के द्वारा। अब बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान पे, क्योंकि शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो उनकी भी कुछ हमारे पास में परिभाषाएं हैं, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की 5-7 एक परिभाषा है तो वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान होता है। अब देखो, स्टीफन के अनुसार बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। शिक्षा जो मनोविज्ञान है उससे व्यक्ति का शैक्षणिक विकास होता है। बात करें प्रोफेसर ट्रो के अनुसार शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक तत्वों का अध्ययन करता है। स्किनर के अनुसार बात करें, स्किनर जी की बहुत ही अच्छी परिभाषा है, इसे याद करना है। शिक्षा मनोविज्ञान उन अनुसंधानों का शैक्षणिक स्थितियों में प्रयोग है जो शैक्षणिक परिस्थितियों के अनुभव तथा व्यवहार से संबंधित हो। अर्थात मनोविज्ञान के जो प्रयोग शिक्षा से संबंधित है उनका प्रयोग शिक्षा के अंदर किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। बात करें HR भाटिया के अनुसार, ये भी कौन है भाई? इंडिया के हैं। कौन है? इंडिया के हैं ये भी, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी अथवा व्यक्ति के व्यवहार के अध्ययन की शिक्षा को मनोविज्ञान की परिभाषा कह सकते हैं। डॉक्टर विनोद उपाध्याय ने क्या कहा? शिक्षा मनोविज्ञान विद्यालय के वातावरण में प्राप्त की गई बालक की क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थात विद्यालय के वातावरण में बालक जो क्रियाएं करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप लोग शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं तो विद्यार्थियों, हमारी आज की जो कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है विद्यार्थियों आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विद्यार्थियों, जीके की जो कक्षा है वो कक्षा, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है।